जय हिंद। चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि जीडीपी क्या होता है और जीडीपी को कैसे निकाला जाता है और कैसे पता चलता है कि किसकी जीडीपी कितनी % बढ़ रही है और इंडिया जीडीपी के मामले में कहां पर खड़ा है। और जीडीपी के बाद आता है एनडीपी भी आती है, जीएनपी आता है, एनएनपी आता है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं और इकोनॉमिक्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और चाइना जो है वो जीडीपी में कितने नंबर पर और इंडिया जीडीपी में कितने नंबर पर। अगर हम जीडीपी की बात करें तो हम लोग 6वें 7वें नंबर पर आते हैं, लेकिन पीपीपी के मामले पर हम 3रे नंबर पर चले जाते हैं। तो इसमें क्या अंतर है इसे समझते हैं हम लोग। पहले तो आप जीडीपी की परिभाषा समझिए। जीडीपी में 4 चीजों का ही ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला होता है राजनीतिक सीमा, यानी आपको अपने सीमा में रह के ही आपको जीडीपी निकालना है। जैसे कोई चीज अगर राजस्थान में बन रही है तो उसे आप मध्य प्रदेश के जीडीपी में शामिल नहीं कर सकते हैं, वो राजस्थान के ही जीडीपी में जाएगी। वैसे ही अगर कोई चीज इंडिया में बन रही है तो उसे आप चाइना की जीडीपी में नहीं शामिल कर सकते हैं। जैसे चाइना की कोई कंपनी, मान लीजिए क्यूकी नाम की एक कंपनी है क्यू, तो वो इंडिया में आके घड़ी बना रही है, सपोज की यहाँ पे, तो वो घड़ी इंडिया में बन रहा है, भले चाइना की कंपनी बना रही है, तो वो इंडिया की जीडीपी में आएगा। तो जो भी जीडीपी होती है वो एक राजनीतिक सीमा के अंडर में ही आती है जीडीपी, और 1 साल के लिए अमूमन जीडीपी को निकाला जाता है। इसमें 2 जगह आदमी फंसता है, वस्तु एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है और उनका अंतिम मूल्य शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम अंतिम मूल्य समझते हैं, किसी चीज के अंतिम मूल्य क्या होता है, फिर वस्तु और सेवा समझेंगे, फिर राजनीतिक सीमा समझेंगे। अंतिम मूल्य उसे कहते हैं, ये लास्ट कॉस्ट जो होता है, लास्ट प्राइस, जो जिसका हम पैसे देते हैं। कोई भी चीज कई कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जिसे हम पहली, दूसरी या तीसरी चीज कहते हैं, लेकिन लास्ट जिसका हम पेमेंट देते हैं उसे हम अंतिम मूल्य कहते हैं। जैसे आप कोई लैपटॉप खरीदते हैं तो लैपटॉप ऐसे थोड़ी हो जाता है। इस लैपटॉप के अंदर सबसे मेन चीज जो होता है, इसका प्रोसेसर होता है, कितना फास्ट काम करेगा। अब ज्यादातर लैपटॉप्स में आपको इंटेल कंपनी का एक प्रोसेसर मिलेगा। तो आप बताइए, क्या आप प्रोसेसर खरीदने जाते हैं? आप तो लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, लेकिन उसमें प्रोसेसर है, तो ये पहली वस्तु है। अब इसमें आपको विंडोज सॉफ्टवेयर मिलेगा। अब विंडोज किसका है? ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। प्रोसेसर इंटेल कंपनी का है और लैपटॉप आपका मान लीजिए डेल कंपनी का है। तो आप जाते हैं खरीदने, तो आप इसका फाइनल पेमेंट देते हैं, अंतिम वस्तु का। डेल ये थोड़ी कहती कि भैया तुम 10,000 प्रोसेसर का दे दो, 2,000 विंडोज का दे दो, अब बाकी हमको दे दो। वो सारा का सारा चीज इसमें इंक्लूड रहता है। इसी को हम कहते हैं अंतिम वस्तु। तो ये हो गया पहली, ये हो गया दूसरी, ये हो गया अंतिम। इसको और एग्जांपल में समझिए कि कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनता है तो उसमें ईंटा लगता है, सीमेंट लगती है, मजदूरी लगती है, छड़ लगता है, बहुत सी चीजें लगता है। इन सब को मिलाकर एक बिल्डिंग बनती है। आप कोई बिल्डिंग या फ्लैट खरीदने जाते हैं तो आपसे लास्ट कॉस्ट बताया जाता है, अंतिम मूल्य बोला जाता है कि इतना हमको, मान लीजिए कि 50 लाख का हमको एक घर ये है, इसमें रेट, इसमें अलग अलग वस्तु का रेट शामिल नहीं होता। वो थोड़ी कहेगा कि इसमें 2 लाख का ईंटा लगा है, आप कहिएगा भाई साहब थोड़ा 2 लाख कम कर दिए, तो कहेगा ठीक है ईंटा निकाल देते हैं, बाकी बिल्डिंग तुम्हारी हो जाएगी, सीमेंट निकाल देते हैं। ये सब नहीं होता है, उसमें हर एक चीज को इंक्लूड किया जाता है। तो हमेशा जो जीडीपी काउंट किया जाता है वो अंतिम वस्तु पर काउंट किया जाता है। जैसे आप एकदम छोटा एग्जाम्पल समझिए कि समोसा, तो समोसा में ना आपका उसमें आलू का चोखा भरेगा, उसमें कुछ मसाला वगैरह डालेगा, मैदा में उसको लपेटेगा, फिर तेल में फ्राई करेगा, तब ना समोसा होगा। समोसा जाते हैं खरीदने तो क्या कहता है कि 1 रुपया मैदा का, 2 रुपया आलू का, 8 आना तेल का, उसमें जो चटनी दिए उसका, मिर्चा उसका, ये सब अलग अलग काउंट करता है। कभी नहीं करेगा आपसे 7-8 रुपया लेगा, कहेगा कि भैया ये एक समोसा का अंतिम मूल्य है। तो कभी भी हम पेमेंट किसके बदले देते हैं? क्या पहली वस्तु का पेमेंट देते हैं? ना दूसरी वस्तु का देते हैं। हम पेमेंट देते हैं अंतिम वस्तु का पेमेंट देते हैं। कहीं भी हमको पेमेंट करना होता है अंतिम वस्तु का। तो जीडीपी का जो अंतिम वस्तु है आप उसको आप समझ गए। अब समझते हैं सेवाओं का अंतिम मूल्य को आप शामिल कर लेते हैं तो उसी को जीडीपी कहते हैं। मोदी जी ने कहा है ना कि हमें अपनी जीडीपी को 5 ट्रिलियन बनाना है। हालांकि अभी हम लोग 2.8 मतलब लगभग 3 ट्रिलियन पे हम लोग हैं। हमें जाना कहाँ है? 5 ट्रिलियन पर जाना है। अब जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है सकल, सकल का मतलब है टोटल। टोटल मतलब समझ गए आगे, टोटल कितना आपने उत्पादित किया। तो ग्रॉस डोमेस्टिक मतलब अपने घर में, यानी अपने देश, अपनी सीमा के अंतर्गत आपने कितना उत्पादन किया, इसी को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। यानी टोटल आपके घर में कितना उत्पादन हुआ, उसी को हम क्या कहेंगे? जीडीपी। सपोज कर लीजिए ये हमारा इंडिया है, एक रफली हम ऐसे समझा दिए। यहाँ पर हमारी इंडिया की कई कंपनियां मिलकर, हम एक ही कंपनी को अभी कंसीडर करते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसान हो। टाटा कंपनी ने मान लिया कि 100 रुपया का माल
बनाया यहाँ पर। और एलजी कंपनी जो विदेश की कंपनी है, इसने यहाँ पर 50 रुपये का माल बनाया। तो हमारी जो जीडीपी हो गई वो कितनी हो गई, 150 रुपये हो गई। और मान लिया कि इंडिया का एक आदमी है जिसका नाम है रमेश, ये रमेश नाम का व्यक्ति सऊदी अरब में काम करने गया है, वहां जाके ये 10 रुपया कमा लिया। तो आप कहेंगे कि सर जीडीपी कितनी हुई? तो देखिए, जीडीपी में हम अपनी सीमा के बाहर नहीं जाते हैं, तो हमारी जो जीडीपी हो गई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ डोमेस्टिक शब्द ध्यान दीजिएगा कि घरेलू उत्पाद हमारे घर में कितना हुआ है, तो ये घरेलू उत्पाद कितना हो जाएगा, जीडीपी हमारा 50 और ये 100 150 हो जाएगा। जबकि रमेश की आय को हम नहीं शामिल करेंगे क्योंकि वह सीमा के बाहर चला गया। भले हमारा है तो क्या हुआ, हमारी सीमा के बाहर गया, हम उसे शामिल नहीं करते हैं। तो जीडीपी जो होता है ये अच्छा भी है और ख़राब भी है। जीडीपी से हमें ये पता चलता है कि हमारे यहाँ किसी चीज़ का उत्पादन कितना हो रहा है। अगर जीडीपी ज़्यादा है तो आपके यहाँ उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब आपके यहाँ लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा और सरकार को टैक्स ज़्यादा मिलेगा। और विदेशी कंपनियाँ भी इसको अच्छा मानती है कि उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब वहाँ उत्पादन करने की क्षमता ज़्यादा है, तभी तो उत्पादन ज्यादा हो रहा है। क्या रेगिस्तान में कभी बागीचे का उत्पादन हो सकता है? नहीं हो सकता है। जहां हरी भरी फसल उग रही है मतलब वहां की जमीन अच्छी है। तो जीडीपी अच्छा मतलब आपका देश अच्छा, और जीडीपी चौपट मतलब आपका देश का चौपट होना फिक्स है। लेकिन जीडीपी का मतलब ये हरगिज नहीं कि ये सारा का सारा पैसा आपको आने वाला है। ये अलग बात है कि एलजी कंपनी हमें रोजगार देगी, एलजी कंपनी भारत सरकार को टैक्स देगी, लेकिन एलजी कंपनी अपना टोटल मुनाफा अपने देश में लेके जाएगी। और ये रमेश जो है ये 10 रुपया भले भारत के बाहर कमा रहा है, लेकिन ये भारत को भेजेगा। तो जीडीपी जो है वो ग्रॉस यानी टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट को दिखा रहा है, आपके घरेलू उत्पाद को दिखा रहा है, लेकिन ये आपके अपने प्रोडक्ट को नहीं दिखा रहा होता है। लेकिन अगर हम आपको कह दें कि यार ये जीडीपी आपके नेशनल प्रोडक्ट है, आपका राष्ट्रीय उत्पाद है, तो गलत है। ये राष्ट्रीय उत्पाद नहीं है, ये हमारे घरेलू एरिया में उत्पादित हो रहा है, लेकिन 100% ये हमारा नहीं है। इससे यही दिखता है कि सरकार को टैक्स ज़्यादा मिलेगा, रोजगार होगा और उस देश का उत्पादन क्षमता बढ़ेगा। इसे देखकर विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी। तो अब बात कर लेते हैं उस पैसे का जो भारत के काम में आने वाला है, यानी जो हमारे राष्ट्र का पैसा है, नेशनल इनकम है, तो उसे कहते हैं ग्रॉस। देखिए, मैथ में टोटल चीज़ों को हम टोटल कहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम टोटल ना करके ग्रॉस कहते हैं। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, देखिए वो घरेलू था यानी हमारे घर में हो रहा था, और ये हमारे राष्ट्र का पैसा है, तो इसलिए इसको हम शॉर्टकट में जीएनपी कहते हैं। अब आप ही से कहते हैं जीएनपी राष्ट्र का पैसा कैसे निकालेंगे? आप इस जीडीपी में से, यानी जो इस बाउंड्री के अंदर है, इसमें से आप ये विदेशी वाला पैसा निकाल दीजिए और ये जो बाहर है रमेश, इसको जोड़ दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? आपका जीएनपी बन जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि जीएनपी बराबर जो जीडीपी है, इसी जीडीपी में हम रमेश के पैसे को जोड़ दें और ये एलजी का पैसा घटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? जीएनपी मिल जाएगा। तो इसी को कहते हैं प्लस एक्स माइनस वाई। यहाँ हम x किसको मान लिए हैं? रमेश के पैसा को x मान लिए हैं, और जो एलजी का पैसा उसे हम y मान लिए हैं। तो इसे को कहते हैं हम जीएनपी। यहाँ जीएनपी कितना हो गया भाई? तो आप देखिए जीडीपी यहाँ पर ये 100 रुपया हमारा क्या है? टाटा का, इंडिया का ही, और रमेश वाला 10 जोड़ दीजिए, 110 हमारा क्या हो जाएगा? जीएनपी। तो एक आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि एक अपना देख लीजिए, एक बाहर वाला देख लीजिए। और नहीं, अगर आप फार्मूला के हिसाब से निकालेंगे तो पहले जीडीपी निकालिए, फिर इसमें रमेश वाला जोड़ के इसको घटाइए, आंसर तो सेम आने वाला है। तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ लिख देते हैं जीडीपी कितना आया है? 150। अब इसमें प्लस करते हैं रमेश का इनकम, रमेश का इनकम यानी एक्स 10 रुपया है, माइनस करते हैं हम यहाँ एलजी का कितना है? 50। तो ये हो गया आपका 160 माइनस 50, कितना आ गया? 110। तो ये 110 रुपया हमारा जीएनपी हो गया। अब आप बताइए, हमारा जीडीपी ज्यादा दिख रहा था, लेकिन जो हमारे काम लायक था जीएनपी वो तो कम हो गया। तो अमूमन जो देखा जाता है वो जीडीपी बड़ा होता है और जीएनपी छोटा होता है। लेकिन एक अर्थव्यवस्था होती है, एक इकोनॉमी होती है जिसे कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी को हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। उसमें ना आयात हो सकता है ना निर्यात हो सकता है। तो जब आयात नहीं होगा, निर्यात नहीं होगा, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से देखिए, ना
एक्स और वाई ये दोनों नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन में जीडीपी और जीएनपी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एक और कंडीशन है जीडीपी और जीएनपी के बराबर होने का, वो क्या है कि जितनी मात्रा में मान लीजिए एलजी ने कमाया उतनी ही मात्रा में अगर सुरेश भी कमा ले तो भी जीडीपी जीएनपी के बराबर हो जाएगा। यानी बंद अर्थव्यवस्था में या निर्यात और आयात यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर हो जाने की स्थिति में जीएनपी और एनएनपी बराबर हो जाते हैं। अभी जो